गुड मॉर्निंग क्लास। विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं संविधान का अपना टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में। हम इसे पूरी की पूरी सर्वोच्च न्यायालय की गठन कैसे हुई है, इसकी संरचना कैसी है, यहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, उसे पूरा पढ़ेंगे आज। ठीक है? yes, और कुछ बातें जो आप जानते हैं आप मेरा साथ देंगे? गुड, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, इसका जिक्र है संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में। इसका शीर्षक है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। तो हम इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, तो पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले यहां लिखा हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको मालूम है सन 1608 में 1599 वो एक डेट है जब ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। ये व्यापार करने के लिए 1608 में भारत आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जो पूरा का पूरा प्रशासनिक एवं दीवानी पूरा का पूरा नियंत्रण हो जाता है भारत में। फिर यहां की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के नाम से आई थी, लेकिन यहां पे वो राजनीतिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप करते हुए यहां के जितने भी राजा थे उनसे जमीनें प्राप्त कर करके वहां पे अपना अधिकार भी स्थापित कर दिया। तो उसके बाद फिर इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, देखो भारत देश में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंट्रोल करना चाहिए था भारत के राजाओं को, लेकिन इनको कंट्रोल ब्रिटेन की महारानी कर रही है, ब्रिटेन का महाराजा कर रहा है ना। तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन से एक कानून बनकर आता है जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। भारत में जो ब्रिटेन से आई थी एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन टू द मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था उसका, लेकिन ब्रिटेन से आई थी करके हम उसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद से एक कानून आती है भारत में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। वही रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण। तो नियंत्रण करने के लिए कानून आती है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले भारत में न्यायालय का गठन होता है। सबसे पहले भारत में न्यायालय का गठन होता है। एक्ट है 1773 का, लेकिन न्यायालय का गठन हो रहा है 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है फोर्ट विलियम किले में। कहां होता है? फोर्ट विलियम किले में। फोर्ट विलियम किला, यहां पे एक न्यायालय का गठन होता है और इसके जज बनते हैं एलिजा इम्पे। इसके जज कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे, ये इसके जज बनते हैं। तो भारत में अगर इतिहास पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था, तो आप बोलेंगे कलकत्ता। किस अधिनियम के तहत बना था? 1773। कौन से सन में बना था? 1700। किस जगह में बना था? फोर्ट विलियम किला, कलकत्ता। और इसके जज थे एलिजा इम्पे। शाबाश। इसके बाद फिर हम आते हैं संघीय न्यायालय पे। कहां आते हैं? संघीय न्यायालय। भारत में सबसे पहले संघीय न्यायालय का गठन का प्रस्ताव आया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया था ब्रिटेन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और वही 1935 का अधिनियम बनकर भारत आता है। इसमें संघीय न्यायालय का जिक्र होता है। तो भारत में संघीय न्यायालय का गठन होता है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय का गठन होता है, लेकिन अब अंग्रेजों की राजधानी दिल्ली बन चुकी थी। तो इसका स्थापना होता है दिल्ली में। इसका स्थापना कहां होता है? दिल्ली में। यहां पे संघीय न्यायालय क्या बनेगा? संघीय न्यायालय। अब ये संघीय न्यायालय बन गया। अब इसके जज के बारे में देख लेते हैं। इसके जज थे मॉरिस गुएर। इसके जज कौन थे? मॉरिस गुएर।
वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, एक तो अगर देसी स्रोत पूछा जाएगा कि कौन से देश से प्रेरित है, तो हम बोलेंगे अमेरिका से। कहां से प्रेरित है? अमेरिका। लेकिन अगर अधिनियम आएगा, संघीय न्यायालय का ढांचा कहां से, हमने किस अधिनियम से लिया, तो हम क्या बोलेंगे? 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहां से प्रेरित है हमारा वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वर्तमान के न्यायिक व्यवस्था की। यह हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन होता है आजादी के बाद। आजादी के बाद इसका गठन होता है 28 जनवरी। ये नहीं दिख रहा क्या ये कलर? ये दिख रहा है 28 जनवरी? भारत गणतंत्र बनता है 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब बनता है? 26 जनवरी 1950। 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का वर्तमान उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उच्च मतलब होता है सबसे, उच्च मतलब होता है बड़ा, और तम का मतलब होता है सबसे बड़ा न्यायालय का गठन होता है। न्यायालय का गठन होता है और इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति हैं हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो, हालांकि उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन ये 1958 तक, ये न्यायालय 1958 तक पुराने संसद भवन में लगता था। कहां लगता था? पुराने संसद भवन में। हमारा जो नया सर्वोच्च न्यायालय का बिल्डिंग तैयार होता है 1958 में। कब तैयार होता है? 1958। इसकी ओपनिंग होती है 4 अगस्त 1958 को और उद्घाटन करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन करते हैं। अब उद्घाटन शुरू हो गया। पहले जज पूछा जाता है। 28 जनवरी 1950 में जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, तो पहले न्यायाधीश कौन थे? तो पहले न्यायाधीश है ये जो महोदय आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है हरिलाल जे कानिया। ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। फर्स्ट सीजेआई है ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले नंबर के। और ये जो महोदय आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़। ये जो महोदय हैं, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें नंबर के। क्रम में कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। ये जो मैडम दिख रही हैं, इनका नाम है फातिमा बीबी। इनका नाम क्या है? फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। फर्स्ट फीमेल जज, पहली महिला न्यायाधीश। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंची है। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के नीचे में उनके कामों में हेल्प करने के लिए और भी न्यायाधीश होते हैं ना। जैसे वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं। वैसे ही सहायक न्यायाधीशों में सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीबी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश है फातिमा बीबी। आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हुई है। याद रहेगा? तो यहां पे हमने क्या क्या सीखा भाई? हमारा जो वर्तमान न्यायालय है, इसका स्थापना होता है 28 जनवरी 1950 में, लेकिन नया भवन इसको कब मिला? 1958 में। और नए न्यायालय भवन का उद्घाटन करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले न्यायाधीश का नाम है हरिलाल जे कानिया। वर्तमान के न्यायाधीश का नाम है पहली महिला न्यायाधीश शाबाश। अब हम आते हैं संवैधानिक प्रावधान पे। कहां आते हैं बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं संरचना का प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं संरचना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का पहला खंड कहता है, अनुच्छेद 124 का पहला खंड कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय होगा।
तो और भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को बना के चलता है। किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को बना के चलता है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। अर्थात यहां पे आप अधीनस्थ न्यायालय देखेंगे, अधीनस्थ पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय के बीच बारे में। उसके बाद फिर हम देखते हैं हाई कोर्ट्स। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं? हाई कोर्ट्स। तो अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है, अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अगर किसी को फैसला सुना दिया तो उस फैसले को लेकर आप उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे अंतिम जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे अंतिम न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनके लिए अभिलेख का काम करते हैं। किसका क्या काम करते हैं? अभिलेख का। अभी देखना आप अभिलेख किसे कहते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा और वह सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत संरचना वाला होगा। किस प्रकार का संरचना होगा? एकीकृत। हमारे संविधान में न्यायालय की अपनी एक शक्ति है, कार्यपालिका की अपनी एक शक्ति है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों को अलग करने की बात की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, अभी आप देखेंगे न्यायालय का संरचना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा। जब संविधान बना था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। 7 अन्य न्यायाधीश थे। इससे हमारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का संरचना हुआ था। लेकिन बोला गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो वो शक्ति संसद के पास है। जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। वर्तमान में जज हैं 1+33, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अन्य जज हैं, अन्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में 34, संसद ने 34 संख्या बढ़ाया है 2019 में। कब बढ़ाया है? 2019 में। तो पूछा जाएगा वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बच्चों? 34। इस 34 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्लियर? यस सर। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद फिर अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के जजों को 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के जजों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता था। लेकिन 1973 में जो जजेस केस आया था, एसपी गुप्ता वर्सेस, इस प्रकार का जो जजेस केस आया था, केस के बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम अनुच्छेद 124 को पूरा पढ़ते हैं। पहले मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते थे, लेकिन वर्तमान में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलोजियम प्रणाली है। वर्तमान में जजों की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रणाली है? कॉलोजियम प्रणाली है। तो ये कॉलोजियम प्रणाली सबसे पहले 1993 में आता है। 1993 में जो कॉलोजियम, अभी समझोगे कॉलोजियम किसे कहते हैं। कॉलोजियम ये एक प्रकार का जजों का समूह होता है। जज की एक समिति बनती है और जज किसी व्यक्ति का नाम लिख कर देते हैं, राष्ट्रपति उन्हें जज नियुक्त करते हैं। तो नए जजों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी एक समिति बनती है और वो समिति राष्ट्रपति को किसे जज नियुक्त करना है उसका नाम लिख कर देती है। उसी समिति को कॉलोजियम कहते हैं। जजों की भर्ती के लिए एक समिति बनती है, उसी समिति को क्या बोलेंगे? कॉलोजियम। 1993 में कॉलोजियम में 3 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 3 सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान में 3 सदस्य वाला प्रावधान नहीं है। तो वर्तमान का जो कॉलोजियम आता है वो 1998 से आता है। कब से आता है? 1998 से। 1998 में क्या हुआ था थोड़ा सा जान लो, क्योंकि वर्तमान का जजों को नियुक्त करने का प्रावधान 1998 से ही आया है। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। हमारे राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन। चलिए मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 124 का खंड 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति 1993 में कॉलोजियम सिस्टम आया। 1993 में कौन सा सिस्टम आया? कॉलोजियम। 1998 में वर्तमान का जो कॉलोजियम है वो बनता है। तो 1998 में जो कॉलोजियम बना उसके पीछे का कारण क्या था? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। कौन थे भाई? के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन को भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 एक अधिकार देता है।
भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 एक अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। किससे परामर्श ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। तो इस समय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया कि जजों की नियुक्ति करना कॉलेजियम के द्वारा जो दी गई सिफारिश है, ये किस प्रकार की सिफारिश है, एकदम बाध्यकारी है कि कैसा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया कि भाई कॉलेजियम का सिफारिश तो बाध्यकारी रहेगा ही रहेगा, है ना। और लेकिन यहां पे इन्होंने कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट ने जो परामर्श दिया इसमें कॉलेजियम की संरचना को थोड़ा सा बदल के दिया कि कॉलेजियम कैसे बनेगा। तो कॉलेजियम के लिए एक नया सूत्र बनता है जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 4 अन्य न्यायाधीश रहेंगे, अन्य सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश रहेंगे, अन्य न्यायाधीश रहेंगे। और ये पांचों के पांचों किसी का नाम लिख कर देंगे ना, राष्ट्रपति उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। लेकिन यह बोला गया कि इन पांचों में से अगर दो न्यायाधीश भी अगर किसी के नाम को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजना चाहते या उसे न्यायाधीश नहीं बनाना चाहते तो उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। इन 5 लोगों की टीम है। इन 4 में से अगर 2 लोग भी अगर मना कर देते हैं कि ये आदमी न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति उस नाम को न्यायाधीश के लिए नाम को नहीं लेंगे। अगर 2 न्यायाधीश भी किसी के नाम के लिए समर्थन नहीं देते हैं तो वो व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं होगा। तो 2 न्यायाधीश के मना करने पर किसी भी व्यक्ति का नाम खारिज किया जा सकता है न्यायाधीश के पद हेतु। तो कितने लोग मना कर सकते हैं? 2 लोग। कहां से? कॉलेजियम से। कहां से? कॉलेजियम से। वर्तमान में कॉलेजियम में कितने सदस्य हैं? 5। 5 में से 1 है मुख्य न्यायाधीश और 4 हैं अन्य न्यायाधीश। ये न्यायाधीश के नाम का सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास। किसके पास सिफारिश करते हैं? उसके बाद फिर नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आगे समझ में? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर। अब उसके बाद फिर आपका प्रश्न होना चाहिए, सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो न्यायाधीश तो बन गए, अब न्यायाधीश में से एक आदमी जो मुख्य पद पर बैठता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, जैसे वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, तो ये वरीयता क्रम पे आते हैं। ये किस क्रम पे आते हैं? वरीयता क्रम पे आते हैं। वरीयता क्रम का मतलब जो वरिष्ठ है, वहां पे जो जजों में वरिष्ठ हैं वो एक के बाद एक ऐसे बनते जाएंगे, एक के बाद एक बनते जाएंगे अभी, है ना। तो जो वरिष्ठ होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठते हैं। इसका उल्लंघन हुआ भी है। इंदिरा गांधी सबसे पहला इसका उल्लंघन नहीं बोलेंगे, जैसे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के समय, तो इंदिरा गांधी के समय 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस में जो 4 सीनियर जज थे, उनके बाद जो A.N. रे थे, इंदिरा गांधी ने उनको न्यायाधीश के लिए, पहले क्या हम मंत्रिपरिषद सिफारिश करते थे, तो A.N. रे को बनवा दिया। फिर 1977 में हमीदुल्ला बेग को बना दिया, जबकि उनसे वरिष्ठ और भी न्यायाधीश थे। तो 2 बार इसका उल्लंघन हुआ है। इसके अतिरिक्त भी हुआ है, एक बार जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भी हुआ है, लेकिन उस समय जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनका स्वास्थ्य खराब था, करके वरीयता क्रम का लागू होना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इंदिरा गांधी ने जानबूझकर, क्योंकि इस समय ये लोग सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिए थे कि भाई अब केशवानंद भारती गया था केस लेके, केशवानंद भारती पूरा एक क्लास होगा केशवानंद भारती केस पे। केशवानंद भारती एक केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में और केशवानंद भारती केस हार गए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की एक बेंच बैठी थी जिसके मुख्य जज थे या उस पैनल के प्रमुख थे सीकरी साहब। कौन थे? सीकरी साहब। तो सीकरी साहब जो बोलते हैं कि भाई संसद के पास संविधान को बदलने की या संविधान को संशोधन करने की क्षमता है, लेकिन वो मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। किसको नहीं बदल सकता? मूल ढांचे को। अब पूछा कि मूल ढांचा क्या है, तो समय आएगा तो हम सब बताते चलेंगे, एक के बाद एक हम मूल ढांचे को समझाते चलेंगे। आज हम एक बार लिख के नहीं देंगे तो फिर वहां पे मौलिक अधिकार को चेंज नहीं कर सकता संसद जी। तो ऐसे ही मूल ढांचे, तो इंदिरा गांधी बोली कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारी पावर को कम कर रहा है इस फैसले पे, और जो आदमी इसमें सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया और सरकार का साथ नहीं दिया, हम उस आदमी को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं देख सकते। तो उन्होंने जो उसके ऊपर में 4 और न्यायाधीश थे जो वरिष्ठ थे, उनके जगह में A.N. रे को जज बनवा दिया था।
ऐसा ही एक कंडीशन हुआ था 1977 में। हमीदुल्लाह बेग, ये सीनियर नहीं थे, ये वरिष्ठ नहीं थे, फिर भी हमीदुल्लाह बेग को वहां का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा है, वरीयता क्रम वर्तमान में वरिष्ठता क्रम से ही होता है, लेकिन इसका उल्लंघन बीच बीच में हुआ भी है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अनुच्छेद 124 के खंड 3 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु योग्यता। तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये भारत के नागरिक हो। सबसे पहला क्या है? भारत के नागरिक हो, नागरिक हो। अब इनके अलावा 3 प्रावधान है, तीनों में से कोई भी एक प्रावधान को अगर ये फुलफिल करते हैं तो ये न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाते हैं। पहला प्रावधान 5 वर्ष किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। हाई कोर्ट में क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। दूसरा प्रावधान, या करके लिखना। दूसरा, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो बच्चों? अधिवक्ता रहा हो। अब वकील और अधिवक्ता में अंतर पता है आपको? जो वकालत की पढ़ाई करता है वो वकील कहलाता है, जो बार मेंबर का सदस्य बनता है वो अधिवक्ता कहलाता है, जो इंग्लैंड से वकालत करके आया है वो बैरिस्टर कहलाता है, और जो सरकार की तरफ से पक्ष रखता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है कि नहीं? तो यहाँ पे अधिवक्ता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अधिवक्ता की। हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक, कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, कितने वर्ष तक अधिवक्ता हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, तो वो भी लायक है। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो फिर हम लिखते हैं या राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो। राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो। राष्ट्रपति के नजर में विधि में पारंगत हो, लिख सकते हैं। विधि में क्या हो? पारंगत हो, पूरा एकदम। कई ऐसे आदमी होते हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी गणित का लेक्चरार है, लेकिन फिर भी उसका गणित जबरदस्त रहता है कि नहीं? आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे। उसी प्रकार भारत में कई ऐसे लोग होते हैं जो विधि में पारंगत होते हैं। तो विधि में पारंगत हो, इनमें से कोई एक आधार हो, इन तीनों में से कोई एक आधार हो, वह न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो ये योग्यता है, योग्यता। क्लियर? अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पे, तो सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया दोनों सदन से शुरू हो सकती है। दोनों सदन से शुरू हो सकती है। हमारे पास 2 सदन है, एक तो है लोकसभा और एक तो है राज्यसभा। राज्यसभा ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ध्यान से समझना। अगर राज्यसभा से हटाना है तो 50 सदस्यों का प्रस्ताव चाहिए, और लोकसभा से हटाना है तो 100 सदस्यों का प्रस्ताव चाहिए। इसके बाद फिर ये लोग अपने सदन के पीठासीन अधिकारी को इस प्रस्ताव को देंगे। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है, राज्यसभा का प्रमुख होता है सभापति। राज्यसभा में कौन होता है बच्चों? सभापति। और लोकसभा में पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, ये इसको देंगे। चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष इसको खारिज कर सकते हैं। जैसे दीपक मिश्रा को हटाने का प्रावधान राज्यसभा में आया था, लेकिन वेंकैया नायडू ने उसको खारिज कर दिया। वैसे ही हर एक सदन का पीठासीन अधिकारी के पास पहले जाएगा, उसके बाद फिर पीठासीन अधिकारी उसको एक्सेप्ट करेगा, और इस प्रस्ताव पर चर्चा होना है करके जिस जज को हटाना है उसे 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा। 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा। वह जज अपना पक्ष रखने आ सकते हैं। वह जज अपना पक्ष रखने सदन में आ सकते हैं। वह जज अपना पक्ष रखने कहां आ सकते हैं? सदन में। तो सदन में आ सकते हैं। अब मान लीजिए फिर भी उनको दोषी पाएगा, वो अपना पक्ष रखने आए। अच्छा, इनको हटाने का 2 आधार होगा। इनको हटाने का कितना आधार होगा? 2। एक तो होगा साबित कदाचार। क्या होगा भाई? साबित कदाचार एवं असमर्थता। 2 आधार पर इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है सदन में। इनके ऊपर इनका जो दुर्व्यवहार है उसको साबित करने के लिए 3 सदस्यों की समिति बनती है, या इनकी असमर्थता को जांच करने के लिए 3 सदस्यों की समिति बनती है। जब इनको साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया,
और यहां के पीठासीन अधिकारी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर 3 सदस्यों की समिति बनाएगा। अगर लोकसभा में बिल उठाए तो लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा, राज्यसभा में उठाए तो राज्यसभा का सदस्य बनाएगा। इस 3 सदस्यों की समिति में, कितने सदस्यों की समिति में? 3 सदस्यों की जांच समिति में, जांच समिति यही सिद्ध करेगी। इन 3 सदस्यों की जांच समिति में कौन कौन रहेंगे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और हाँ, एक रहेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद फिर एक सदस्य रहेंगे विधि का जानकार। अब ये लोग जांच करेंगे। जब ये लोग जांच में पा जाते हैं कि वाकई में इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, संविधान की गलत व्याख्या कर दी होगी, या क्या पता ये अपने कार्य करने में असमर्थ हों, तो फिर इनको हटाने के लिए बहुमत होगा। ये अपना पक्ष रखने आएंगे, लेकिन ये अपना पक्ष रखे तो भी ये दोषी साबित हुए, तो अब इन पर वोटिंग होगा। अब इन पर क्या होगा? वोटिंग होगा। हर एक सदन का, जैसे यहाँ पे 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, तो यहाँ पे वोटिंग होगा। हटाने के लिए वोटिंग, हटाने हेतु वोटिंग। तो हर एक सदन में विशेष बहुमत से वोटिंग होगा। किस प्रकार का वोटिंग होगा? विशेष बहुमत का। ये कौन सा विशेष बहुमत है? संविधान संशोधन करने वाला विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत, इसको याद रखना। किसको याद रखेंगे? विशेष बहुमत। लेकिन कौन से वाला विशेष बहुमत? तो जब वोटिंग होगा तो देखा जाएगा कि जो बहुमत हुआ है, सदन की सदस्य संख्या का बहुमत होना ही चाहिए। सदन की सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। वह उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 इनमें से जो भी अधिक हो, इन दोनों प्रावधान में से जो भी अधिक हो। जैसे इफ कंडीशन, मैं राज्यसभा में वोटिंग करके दिखाता हूं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त में मैंने लोकसभा में वोटिंग करके दिखाया था, आज मैं दिखाता हूं राज्यसभा में। क्या पता उस दिन, जिस दिन वोटिंग कराना है उस दिन 228 लोग आए हों। कितने लोग आए हों? 228 लोग। राज्यसभा में तो 245 मेंबर हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245। लेकिन जिस दिन जज को हटाने के लिए वोटिंग करना है उस दिन कितने आए हैं? 228। तो पहले तो यहाँ पे एक पूर्ण बहुमत देख लेते हैं। सदन के कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत। तो सदस्य के कुल सदस्य संख्याओं का पूर्ण बहुमत क्या है? 245 का आधा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अर्थात 122 से ज्यादा वोट मिलना ही चाहिए। 122 हो रहा है ना? 122 से ज्यादा वोट मिलना ही चाहिए। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। अब जिस दिन आए हैं उसका 2/3 भी, जिस दिन आए हैं उसका 2/3 भी, तो 2/3 का मतलब होता है जितने भी सदस्य आए हैं, उपस्थित हुए हैं, मतदान कर रहे हैं, उसका 2/3। तो 3 सत्ते 21। उसके बाद फिर 3 निया 3 6 का 18, 3 6 का 18, 2 6 का 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, अर्थात 152। यहाँ पे 122 से ज्यादा 152 हो रहा है ना? अर्थात 152 लोगों का वोट अगर मिल गया तो इस सदन से यह प्रस्ताव पास हो गया। यही प्रक्रिया लोकसभा में भी होगा। यही प्रक्रिया कहां होगा? लोकसभा में भी हो गया। अब जब दोनों जगह में सदस्य संख्या का बहुमत एवं वहां उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह जज का पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 पर्सन आपको दिख रहे होंगे। एक का नाम है आर.वी. रामास्वामी और एक का नाम है दीपक मिश्रा। ये है आर.वी. रामास्वामी, और ये हैं दीपक मिश्रा जी। ये दीपक मिश्रा जी हैं। तो आर.वी. रामास्वामी को हटाने हेतु लोकसभा में बिल आया था। कहां बिल आया था? लोकसभा में। लेकिन ये पास नहीं हो पाया।
दीपक मिश्रा के लिए बिल आया था राज्यसभा में। दीपक मिश्रा के लिए बिल कहां आया था? राज्यसभा में। लेकिन इस बिल को यहां के जो पीठासीन अधिकारी हैं वेंकैया नायडू जी, ये यहाँ के सभापति थे, राज्यसभा के सभापति थे उस समय। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वेंकैया नायडू ने इसको खारिज कर दिया। तो आप एक चीज लिख सकते हैं, आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो संविधान में निहित है उस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका है। तो आप इसको लिखेंगे, चलिए लिखिए, हटाया नहीं जा सका है। पहली बार हटाने का प्रावधान किसके ऊपर लाया गया था? आरवी और राज्यसभा में दीपक मिश्रा। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शपथ ग्रहण पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? शपथ ग्रहण पे बात करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। इनका शपथ का प्रारूप कहां है? तीसरी अनुसूची में। इनके शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। और इनको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। ये देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं एवं संविधान की पालना और साथ ही साथ बिना भय व पक्षपात के अपने कार्य को संपन्न करने की शपथ लेते हैं जो न्यायाधीश होते हैं वो। तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। मैं यहाँ पे तीसरी अनुसूची लिखा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का शपथ लेने का प्रावधान उनके ही अनुच्छेद में है। लेकिन सांसद, विधायक और ये जज, इनका शपथ लेने का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है और इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। यहां लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्य नहीं किया जाना। अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है तो वह सेवानिवृत्त के बाद, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी सरकार के किसी भी पद में लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। क्या ग्रहण नहीं कर सकता? लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। और वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर वो किसी छोटे से न्यायालय में जाकर मैं यहाँ पे वकालत करूंगा तो भाई जज उसका सम्मान करेगा। भाई वो सुप्रीम कोर्ट से आया है और हाई कोर्ट में वकालत करने आ गया तो वो हर चीज को जानता है करके तो सुप्रीम कोर्ट का जज बना है। उसका दबदबा अलग ही होगा, है कि नहीं? पूरा माहौल बदल जाएगा, पूरा वातावरण बदल जाएगा। तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है अनुच्छेद 124 के 7वें खंड में कि भाई अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो वो अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या समझा कि भाई हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। 1774 में कलकत्ता फोर्ट विलियम किले में पहले जज बनते हैं एलिजा इम्पे। संघीय न्यायालय का गठन होता है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में और यह 1937 से बनता है दिल्ली में। इनके जज बनते हैं मॉरिस गुवेयर। वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन होता है 28 जनवरी 1950 में, लेकिन हमारी जो भवन बनकर तैयार होती है 1958 में। पहले जज है हरिलाल जे कानिया और नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भाई पहले जो
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। आज तक कोई महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंची है क्या? नहीं पहुंची है। ठीक है, आपका एक होमवर्क है, वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? ये जो एक मुख्य न्यायाधीश है एवं 33 न्यायाधीश हैं, उनमें से कितनी महिलाएं हैं आज आपको चेक करके आना है सुप्रीम कोर्ट के साइट पे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं इनकी गठन एवं संरचना। तो न्यायाधीशों के सीट बढ़ाने का पावर किसके पास है बच्चों? संसद के पास है। गुड। वर्तमान में संख्या कितनी है? 34। कब हुआ? 2019 में। ठीक है, न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? किसकी सलाह पर? कॉलेजियम। किसकी सलाह पर? कॉलेजियम। कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य अगर उसका नाम नहीं मानेंगे तो वो व्यक्ति, 2 लोग अगर मना कर दिए कॉलेजियम में तो फिर उस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद फिर हम और देखते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? इनके शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। कहां से वेतन प्राप्त होता है? संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। और सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन और लिखना, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? संविधान का अभिभावक। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता अमेरिका से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।